वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के विज्ञान से भौतिक विज्ञान के चैप्टर्स के बारे में, जिसमें हमारा एक चैप्टर विद्युत धारा यहाँ पर चल रहा था। तो विद्यार्थियों, आज वैसे तो ये चैप्टर पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया है, पर आज इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स के तौर पर दे रखी है, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं ये शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा पूरे चैप्टर से रूबरू करवा देता हूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, ये बात आपके लिए है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो इतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी है कि किस्मत यूं दोस्त नहीं दे रहा, किस्मत ठीक नहीं है, किस्मत खुद कह दे कि ले बेटा ले ले यार, तेरा तो हक ही है। तो इस हिसाब से चल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं अपनी कक्षा। देखिए विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये विद्युत धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। चालक पदार्थों में मुक्त अवस्था में आवेश पाए जाते हैं जो कि विभवांतर उत्पन्न करने पर प्रवाहित होने लगते हैं, जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसको I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश प्रवाह की दर होती है तो Q अपॉन में T लिखा जाता है। आवेश प्रवाह की दर होती है तो Q अपॉन में T लिखा जाता है। फिर हमने थोड़ा अध्ययन किया था विभवांतर के बारे में। V से लिखते हैं या डेल V से हम लिख सकते हैं। विभवांतर का मतलब होता है किसी एक चालक में किन्हीं दो सेनों के मध्य विभवों का अंतर, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है बच्चों। यह हम कह सकते हैं कि किसी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है, किसी एक आवेश को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने थोड़ी जानकारी ली थी प्रतिरोध के बारे में, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी किए थे। प्रतिरोध होता है विद्यार्थियों धारा के मार्ग में बाधा। धारा के मार्ग में बाधा कहने का मतलब किसी चालक में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित कब होती है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त आवेशों का प्रवाह होता है। तो ये मुक्त आवेश या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जब कोई बाधक बन जाता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि पदार्थों को हम चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। कुचालकों में प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल भी आवेश उनको नहीं जाने देते हैं, तो धारा प्रवाह नहीं होती। अर्धचालकों में थोड़ी थोड़ी सहानुभूति होती है, ठीक है चले जाओ, कुछ को रोक लेते हैं, कुछ को जाने देते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो अर्धचालक होते हैं। और चालकों में आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जहां पर प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था विद्यार्थियों विद्युत शक्ति के बारे में। विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर VI के रूप में उसे हम लिखते हैं। तो छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कोई इसमें बड़ा चैप्टर था नहीं। इस चैप्टर पर आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्हें आज हम अभी सोल्व करते हैं। चलिए, तो मैं पहली न्यूमेरिकल की ओर चलता हूं। पहला न्यूमेरिकल अब देखिए आप स्क्रीन पर लगा हुआ है, और फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप तो खुद होशियार हो ना। तो फटाफट देखिए कितना टाइम लगाने वाले हो इसमें। देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है सर। तो इसका मतलब ये जो 0.5 है, ये आपको किसका मान दिया हुआ है? धारा का मान दिया। विद्युत धारा 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब मिनट समय, यानी 10 मिनट किसका मान दे रखा है? समय दे रखा है, तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ, परिपथ जानते हो? ऐसा संयोजन, हमने पढ़ा था इनके बारे में। ऐसा संयोजन जिनमें विद्युत स्रोत जहां से उत्पन्न होती है वो भी लगे होते हैं, विद्युत युक्तियां भी लगी हुई होती है, और उनमें धारा का प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार जो संयोजन किया जाता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं विद्यार्थियों। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। किसका परिमाण ज्ञात करना है? आवेश का। यानी कि आपको क्या निकालना है विद्यार्थियों? आवेश निकालना है। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या लिखना है? दिया क्या है? लिख देते हैं दिया हुआ।
देखिए विद्यार्थियों, आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो 0.5 एम्पियर धारा, तो आई का मान दे रखा है, आई कितना 0.5 एम्पियर है सर, ठीक है। 10 मिनट तक समय दे रखा है, कितने मिनट, 10 मिनट तक। एक परिपथ है, उस परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। अब 10 मिनट को क्या 10 मिनट ही रखना है, सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए। नहीं सर, क्योंकि हम एसआई पद्धति में सोल्व करेंगे और वहां पर जो समय है उसका मात्रक सेकंड होता है बच्चों, तो हमें इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो समय है 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे विद्यार्थियों, 600 सेकंड। तो आई दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, क्या निकालना है, आवेश निकालना है सर, क्यों हमें ज्ञात करना है। यहां तो कोई समस्या नहीं है, जो दे रखे हैं प्रश्न में वो लिखे हैं। अब हमें सूत्र आना चाहिए, मैंने कहा ना आपको सूत्र आना चाहिए। पहले तो जो दिया है वो लिख लो, फिर आप सूत्र लिखो उससे रिलेटेड। तो सूत्र हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका सूत्र लिख देगा, विद्युत धारा नाम दिया हुआ, तो आवेश प्रवाह की दर यानी आई बराबर Q अपॉन में T, ये पढ़ा था। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा होती है जानते हो। अब देखो यहाँ पर I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, निकालना क्या है, Q। जिसको निकालना है उसको अकेला कर दो, जिसको ज्ञात करना है उसको क्या कर दे, अकेला कर दे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर, ये T इधर गुणा में आ जाएगा, IT। कोई समस्या नहीं है, मान रख दो। देखो Q तो हमें निकालना है, I का मान हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, गुणा में T समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 सेकंड। कितना दे रखा है, 600 सेकंड। तो एम्पियर गुणा सेकंड क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। यानी आवेश का जो मात्रक है विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q बराबर 0.5 का मतलब हो गया 1/2, और 1/2 को 600 से गुणा करेंगे तो 300 आएंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या हो गया, 300 कूलाम। कूलाम को हम किससे लिखते हैं, C से। यानी कि जो आवेश का परिमाण है विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 300 कूलाम हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सोल्व करते हैं। आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, 300 कूलाम हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मूल्य आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, सारे वीडियो ढंग से देखे हैं, तो ये आसानी से हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली समस्या दिक्कत होनी ही नहीं है। देखो 16 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हमें ये समझाना चाहता है कि ये दो बिंदु है, एक बिंदु A और एक बिंदु B। इस बिंदु पर मान लो 2 कूलाम आवेश पड़ा है, और इस आवेश को मुझे इस बिंदु तक लाना है। 2 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना है, और इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है, 16 वोल्ट है। मतलब ये 1 वोल्ट है तो ये 17 वोल्ट है, 2 है तो ये 18 वोल्ट है। इनके बीच का जो अंतर है विभवों का वो कितना है, 16 वोल्ट है। तो ये पूछ रहा है कि अब बताइए कि आपके द्वारा किया गया कार्य कितना है। आप इस बिंदु A से किसी 2 कूलाम आवेश को उठाकर बिंदु B तक ले जाओगे, दोनों के बीच विभवांतर है 16 वोल्ट का, तो आपके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा, उस कार्य का मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी मैं लिख देता हूं, सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है विद्यार्थियों 1 2 B का मान, विभवांतर कितना 16। दूसरा आवेश का मान Q कितना 2 कूलाम। ये दो ही चीजें दे रखी हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया। तो कुछ ज्ञात करना होगा। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात दिया हुआ विद्यार्थी ले जाने में कितना कार्य किया गया, तो W ज्ञात, W हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमने एक विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी एकांक आवेश को या किसी आवेश को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभवांतर होता है, जो किया गया कार्य होता है, वो ही क्या होता है, विभवांतर होता है। वही क्या होता है, विभवांतर।
हमने ये पढ़ा था कि V बराबर होता है आपका W अपॉन में Q। और जब हमने 1 वोल्ट की परिभाषा दी थी तब हमने ये लिखा था कि एक कूलम आवेश को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, कार्य कितना है 1 जूल, यानी दोनों का मान 1-1 है, तो आपका विभवांतर भी कितना होगा 1 वोल्ट होगा। और ये विभवांतर की परिभाषा है कि जो कार्य है, किया गया कार्य और जो ले जाया गया आवेश है, उन दोनों का अनुपात ही क्या होता है विभवांतर होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा विभवांतर के बराबर। तो देखो यहाँ पर अपने पास V है, V तो हमें ज्ञात करना है, W दिया हुआ है, सॉरी W ज्ञात करना है, V ज्ञात नहीं करना है, V दिया हुआ। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं W बराबर QV। अब देखिए किसका मान रखना है Q का, Q आवेश, आवेश कितना 2 कूलम है, गुणा V कितना 16 वोल्ट, रख दो 16 वोल्ट। तो आपके पास W बराबर हो गया 16 गुणा 2 32 हो जाएंगे। आवेश का मात्रक कूलम और वोल्ट, विभवांतर का मतलब वोल्ट, तो कूलम गुणा वोल्ट क्या होता है जूल होता है। तो कितने जूल का कार्य किया गया, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि जूल का मात्रक, सॉरी कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो कितने जूल का कार्य किया गया 32 जूल का कार्य किया गया। किसी एक आवेश को 2 कूलम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B के मध्य ले जाने में किया गया कार्य 32 जूल होगा, जब दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होना चाहिए 16 वोल्ट होना चाहिए। मान लो मैं ये कह दूं आपको कि एक 3 कूलम आवेश है, कितने कूलम का आवेश है 3 कूलम का आवेश है, और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो है W बराबर 12 जूल। फिर आपसे पूछ ले बताओ विभवांतर कितना है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना है, फटाफट सोल्व करो देखें क्या हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना है। सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाओगे सर W बराबर B बराबर होता है सर W अपॉन में Q। B बराबर क्या होता है W अपॉन में Q। W आपने दे रखा है 12 जूल और Q आपने दे रखा है सर 3, तो हो गया 4 वोल्ट। दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना है 4 वोल्ट है। मान लो क्वेश्चन आपसे यूं पूछ लिया जाता है, ये दे दिया कि एक उस आवेश का मान ज्ञात कीजिए Q, आवेश का मान ज्ञात कीजिए जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 16 जूल का कार्य किया जाता है। जिन बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो विभवांतर दिया हुआ है, मान लो कि 4 वोल्ट है। विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। दो बिंदु है जिनके मध्य का विभवांतर 4 वोल्ट है और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है 16 जूल है। बताइए आवेश का मान कितना है। तो विद्यार्थियों वही फॉर्मूला लगाना, देखिए V बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन में Q। V बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन में Q, और हमें निकालना क्या है Q, तो Q बराबर हो जाएगा W अपॉन में V 16/4 बराबर 4 कूलम। कितने कूलम का आवेश हो जाएगा 4 कूलम का आवेश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये ऐसे ही हमने प्रैक्टिस कर ली। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। कोई एक प्रतिरोधक है जिसका मान 4 ओम है, वहां से 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्सर्जित की जा रही है। कितने समय में प्रति सेकंड में। तो आपको उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों दिया हुआ लिखो पहले तो क्या दिया हुआ है R दे रखा है, प्रतिरोध कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है। फिर आपको हीट दे रखी है, कितनी उत्पन्न हो रही है 100 जूल, और कैसे उत्पन्न हो रही है प्रति सेकंड हो रही है। कितनी उत्पन्न हो रही है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में। ये जो 100 जूल उसमें उत्पन्न हो रही है ना, ये कितने सेकंड में हो रही है 1 सेकंड में उत्पन्न हो रही है। ये तो हमें सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था कि H बराबर होता है I²RT उष्मा का, और जूल के तापन नियम से ये सिद्ध हुआ था कि जो उत्पन्न उष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। ये जूल का तापन नियम था। तो यहाँ पर H बराबर क्या हो गया I²RT। अब हमें यहां से निकालना क्या, देखिए हमें वैसे तो विभवांतर ज्ञात करना है,
लेकिन विभवांतर के लिए हमें धारा चाहिए होती है, तो पहले हम यहां से धारा निकाल लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, धारा क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर बराबर एच और आर टी को इधर भेज दिया तो आर टी, और स्क्वायर हटाएंगे तो विद्यार्थियों आई बराबर हो जाएगा रूट ऑफ एच अपॉन में आर टी। अब देखो मैं मान रख देता हूं जो जो दिया हुआ है मुझे। आई एच का मान दे रखा है 100 जूल, आर का मान दे रखा है 4 गुणा में टी का मान है 1 सेकेंड में, क्योंकि जो 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है विद्यार्थी, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है वो 1 सेकेंड में हो रही है, तो समय कितना हो गया 1 सेकेंड। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा 25, और ये आ जाएगा आई बराबर 5 एम्पियर। जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। देखो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई हमें ज्ञात करना, एच और आर टी दिया हुआ है, तो एच का मान रख दिया 100 जूल, आर टी 4 और 1 25 और 5 कितना हो गया 5। अब देखिए आपको क्या निकालना है, हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर हमने पढ़ा था, देखिए क्या होता है ओम नियम से। कौन से नियम से, ओम नियम से। ओम नियम से होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों, I का मान हमने 5 निकाल दिया और R कितना है 4, तो V बराबर हो गया कितना 20 वोल्ट। विभवांतर कितना हो गया 20 वोल्ट। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट देखें, क्वेश्चन को पढ़िए। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा देता है। मोटर की शक्ति का निर्धारण कीजिए और 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। हमें यहाँ पर ऊर्जा भी निकालनी है और पहले मोटर की शक्ति निकालनी है विद्यार्थी। क्या निकालनी है, मोटर की शक्ति, और उसके बाद में निकालना है कि ऊर्जा कितनी उत्पन्न की गई, परिकलित करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो दिया क्या क्या है वही लिखना है। दिया हुआ क्या क्या है, देखिए दिया हुआ है आपको V का मान कितना सर 220 वोल्ट, धारा दे रखी कितनी 5 एम्पियर। 5.0 का मतलब क्या हो गया 5 एम्पियर की धारा दे रखी है। अब हमें ये तो दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, एक तो P ज्ञात करना है शक्ति, और दूसरा ऊर्जा ज्ञात करनी है E। ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला याद आ गया होगा दिमाग में, फटाफट क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका। देखिए हमने पढ़ा था विद्युत शक्ति P बराबर V गुणा I, P बराबर V गुणा I, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो ये शक्ति हो गई P बराबर V कितना है 220 वोल्ट गुणा I कितनी 5 एम्पियर। इस प्रकार हमारे यहाँ पर P हो गया 0 10 1 10 11, और शक्ति का मात्रक हो गया वोल्ट, जिसको हम किससे लिखते हैं W से लिखते हैं। तो आपका P बराबर हो गया 1100 वोल्ट, P बराबर हो गया 1100 वोल्ट विद्यार्थी। अब देखिए हमें पूछा है ऊर्जा, क्या परिकलित करनी है ऊर्जा। तो हम जानते हैं ऊर्जा E बराबर होती है P गुणा T। ऊर्जा E बराबर क्या होता है P गुणा T। देखिए P तो ऊर्जा E बराबर हो गया आपका, P तो हमने निकाल दिया 1100 वोल्ट गुणा समय दे रखा T कितना 2 घंटे, समय दिया हुआ 2 घंटे, तो 2 आवर्स कितने घंटे हो गए 2 घंटे। तो ये हमारे पास हो गया E बराबर 2200, E बराबर 2200 वोल्ट आवर। अब देखो इसको किलोवाट में बदल देते हैं, इसको मैं किलोवाट में बदलूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखो यहां से 2.2 किलोवाट क्या हो जाएगी 2.2 किलोवाट आवर। भाई वोट थी किलोवाट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसमें 1000 का भाग दे दिया। 2200 किसका भाग दे दिया 1000 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई
और 22 में 10 का भाग देंगे तो 2.2 आएगा, वो मैंने लिखा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आपके द्वारा जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 2.2 किलोवाट पर आवर के हिसाब से एनर्जी कंज्यूम की जाएगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बल्ब जल रहा है, यहां पर देखिए बल्ब जल रहा है ना। मैंने आपको कहा था कि जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनमें ऐसा पदार्थ लगा हुआ होता है जो धारा का प्रतिरोध करता है, बहुत ज्यादा धारा का प्रतिरोध करता है, जिसके कारण धारा वहां पर उष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है और हम उसका अलग अलग रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे विद्युत इस्त्री में, हीटर में, बल्ब में और भी बहुत सारे उपकरण जिन्हें हम काम में लेते हैं। कब? जब धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक लगा देते हैं, उष्मा के रूप में उनका धारा का उत्सर्जन होता है। देखिए कह रहा है कि विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ये विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना, 20 ओम। इसको मैं R2 नाम दे देता हूं, ये R1 दे देता हूं। देखो इस पर ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है R1 4 ओम है, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, तो देख लेना, अगर दिख रहा है तो सबसे बेस्ट बात है। और ये है 4 ओम प्रतिरोध का चालक, ये 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से। ये जो बैटरी है वो बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट की बैटरी से 12.9, ये वाला 12.9 के मैं दिखाए अनुसार संयोजित है। इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा, देखिए ए भाग क्या पूछा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। परिपथ का कुल प्रतिरोध, और परिपथ का कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और विद्यार्थी तुल्य प्रतिरोध हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, जब श्रेणी क्रम में होता है तो, और समांतर क्रम में होता है तो। पहले तो यहां देखना है कि यहां पर जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। देखिए विद्यार्थियों ये प्लस वाला टर्मिनल है बैटरी का, और प्लस ऐसे धारा जा रही है, इस प्रतिरोध से निकली, फिर कहीं रास्ता नहीं भटकी, उसी रास्ते से आगे जा रही है, और अगले वाली जो लैंप लगी हुई है जो प्रतिरोध का काम कर रहा है उसमें से निकली और वापस कहां आ गई, बैटरी में लगी। तो क्या धारा ने अपने रास्ते बांटे क्या कहीं पे? क्या धारा आगे जाकर कोई अलग अलग रास्तों से जा रही है क्या? नहीं जा रही, एक ही रास्ते से चल रही है। प्रतिरोध से निकली फिर लैंप में गई, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक रास्ता है। इसका मतलब ये संयोजन कैसा है विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन। अलग अलग होता तो समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि हमें अगर R तुल्य निकालना है तो हमें R1 प्लस R2 ही करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये जो आपका R तुल्य है वो हो जाएगा विद्यार्थियों R1 तो 4 ओम प्लस 20 ओम, और R तुल्य का मान जो है वो हो गया विद्यार्थियों कितना, 24 ओम। कितना ओम हो गया, 24 ओम। पहला क्वेश्चन इतना ही है, सोल्व हो गया। कितना आसान है, देखो बड़े आराम से हो जाता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेभाग क्या पूछ रहा है आपसे? बेभाग पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित धारा पूछिए। तो विद्यार्थियों देखो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इस परिपथ में। देखो V का मान दे रखा कितना, 6 वोल्ट, और R तुल्य निकाल लिया हमने कितना, 24 ओम। प्रतिरोध निकाल लिया R तुल्य, और V दे रखा है। अब हम जानते हैं ओम नियम से, कौन से नियम से हैं, ओम नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम नियम से V बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, IR। और तुम्हें यहां पर क्या ज्ञात करना है, I। तो I बराबर हो गया V अपॉन में R। तो I बराबर हो जाएगा V का मान कितना, 6, और R का मान कितना, 24। तो इसको मैं लिख सकता हूं I बराबर 0.25 एम्पियर। देखो ये 6 से कट जाएंगे, 1/4, और 1/4 क्या लिख सकते हैं, 0.25 एम्पियर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.25 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर I का मान कितना है, 0.25 एम्पियर, वो हमने निकाला है। धारा कितनी निकल रही है, 0.25 एम्पियर की बह रही है। तो ये हमारे बे भाग का आंसर हो गया। अब है से भाग, और से भाग आपसे अलग अलग दो चीजें पूछ रहा है। कौन सी? एक तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि विद्युत लैंप, और दूसरा पूछ रहा है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। दोनों अलग अलग निकालना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं लैंप का। किसका निकालते हैं, लैंप। लैंप का विभवांतर क्या हो जाएगा, तो लैंप का विभवांतर के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं V बराबर IR।
देखिए यहां लैंप के लिए आर बराबर कितना है, 20 ओम है। लैंप के लिए ये लैंप के लिए आर कितना है, 20 ओम है। तो ये ध्यान रखना है, धारा तो सेम ही बह रही है, श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक बिंदु पर धारा समान ही रहेगी, विभवांतर अलग अलग होगा। यहां विभवांतर अलग होगा और यहां विभवांतर अलग होगा। जब एक ही क्रम में चल रही है तो धारा समान होगी, विभवांतर अलग अलग होगा। तो हम लैंप के लिए निकाल लेते हैं V बराबर आई आर, तो V हो जाएगा और I का मान 0.25 गुना R का मान 20 हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार हमारे पास V का मान हो गया 5 वोल्ट। कितना मान हो गया, 5 वोल्ट। ये किसके लिए आया है, लैंप के लिए आया है। फिर हम निकालते हैं चालक के सिरों पर। किस पर, चालक के सिरों पर। तो चालक के लिए देखो R बराबर कितना दे रखा है, चालक के लिए ये चालक के R बराबर कितना दे रखा है, 4। तो ये 4 ओम। और फॉर्मूला तो हमें वही निकालना है, ओम बराबर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो V बराबर I का मान 0.25 एम्पियर गुना R कितना है, 4। तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा 1 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन बहुत इजी भी है। जितने बड़े क्वेश्चन होंगे बहुत इजी होंगे, इसका मतलब उसमें बातें बहुत ज्यादा बता रही कि आप ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि इस लैंप पर विभव पतन कितना है, तो हमने निकाल दिया कितना, 5 वोल्ट। और इस प्रतिरोध चालक पर कितना है, 1 वोल्ट। ये हमें ज्ञात है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, ये हमें बताना है। पहला क्वेश्चन, 2 है इसमें क्वेश्चन, देखिए ए सॉल्व कर रहे हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रखा है, आर दिया हुआ है कितना, 1200 ओम। ये बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, बी भी दे रखा है कितना, 220 वोल्ट के स्रोत से, तो धारा कितनी होगी, आई निकालनी है विद्यार्थियों। कौन सा नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होगा, आई आर, जहां पर आर कांस्टेंट होता है। तो ओम नियम कहेगा, ओम नियम से V बराबर आई आर होगा, V बराबर आई आर होगा। यहां से हमें निकालनी क्या है, आई। तो आई बराबर हो गया V अपॉन में आर। तो आई बराबर हो गया विद्यार्थियों, बी का मान कितना, 220 वोल्ट अपॉन में 1200 वोल्ट, 220 वोल्ट अपॉन में 1200 वोल्ट। अब इसको आप काट सकते हो। देखो 0 से तो ये 0 काट ही दोगे और 2 से कटेंगे, वो तो कटेंगे नहीं, 11/60, 11/60। अब देखो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आई का मान आ जाएगा हमारे पास, जाएगा नहीं तो मैं 0 लगा के पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया। फिर 110 में एक बार जाएगा और 50 बच जाएंगे, 50 तक ही जो है 500 में जाएंगे, ये 8 बार। तो जो धारा है वो कितनी आ गई, 0.18 एम्पियर। कितनी धारा आ गई विद्यार्थियों, 0.18 एम्पियर की। अब हम चलते हैं ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन बी पर। पहला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है। देखो आर दे रखा, बी दे रखा, आई याद करना, ओम नियम से हम आई बराबर बी अपॉन आर कर लेंगे और इनको 220/1200 कर देंगे, फिर आप काट लेना, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये कह रहे हैं किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। आर बराबर कितना है, 100 ओम है। विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा, आई कितनी लेगा। वापस कौन सा नियम है, यही नियम है। क्या कहता है, V बराबर आई आर। क्या ज्ञात करना है, आई। तो V अपॉन में आर। यहां तक क्लियर। मान रखो आई बराबर B का मान कितना, 220 वोल्ट अपॉन में आर कितना, 100। काट दो तो आई बराबर आ जाएगा 2.2। धारा का मात्रक एम्पियर। कितनी धारा चल रही है, 2.2 एम्पियर की धारा चल रही है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, कौन? विद्युत हीटर। किससे? विद्युत स्रोत से। कितनी? 4 एम्पीयर की। तो दिया हुआ है आपको I बराबर 4 एम्पीयर की धारा ले रहा है। उसके टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट का। V का मान जो है वो कितना है विद्यार्थियों? 60 वोल्ट है। विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। विद्युत हीटर को कितनी धारा लेगा? तो हमें अच्छा इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। अब हमें I2 ज्ञात करनी है। कितनी धारा लेगा जब विभवांतर कितना हो गया, यानी V2 को कितना कर दिया गया है? 120 वोल्ट कर दिया। ये तो है पहले की स्थिति और ये है बाद की स्थिति। पहले तो विभवांतर जो V1 है वो 60 वोल्ट था, तब धारा 4 एम्पीयर ले रहा था, और बाद में उस 60 वोल्ट को बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया, तो धारा कितनी ले रहा है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो हमने ओम नियम से पढ़ा, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कॉपी में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। देखो हमने पहले तो ओम नियम से पढ़ा था कि ओम नियम ने कहा था कि जो V है वो समानुपाती होता है किसके? I के। आज तो फिर हमने समानुपातिक चिन्ह हटाया, तब स्थिरांक के रूप में लगाया था। तो V जो है वो किसके समानुपाती होता है? धारा के। अब यहां पर देखो, धारा 4 एम्पीयर, विभवांतर 60 वोल्ट। विभवांतर को इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। विभवांतर को कितना कर दिया? दुगुना। भाई 60 से दुगुना कर दिया 120, यानी कि इस V को कितना कर दिया? 2V। सिंपल सी बात है, जब V को 2V कर दिया तो 2I ही होना है, क्योंकि समानुपाती। ये दुगुना हो रहा है तो धारा भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। ये दुगुना हो रहा है तो धारा भी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? दुगुनी हो जाएगी। कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब धारा जो है आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? I2 में यहाँ डायरेक्ट लिख दो, कितनी हो जाएगी? 8 एम्पीयर हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी? 8 एम्पीयर, दुगनी हो जाएगी। मान लो यहाँ V1 को बढ़ाकर ये 120 की जगह लिखता है 180 कर दिया हमने, इसका मतलब 3 गुना कर दिया, तो धारा 12 एम्पीयर की हो जाती है। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। करना कैसे आपको कॉपी, ये तो फंडा था सीधा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करके सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास मैं R निकाल देता हूँ। यहाँ क्या निकाल देता हूँ? R। तो मैं वही ओम का नियम काम में लूंगा। चलो मैं पूरा लिखता हूं। ओम नियम से V बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? R होता है। R यहां से निकालूंगा तो V अपॉन में I। V कितना दे रखा है आपको? 60 वोल्ट दे रखा है, और I कितना दे रखा है? 4। पहली स्थिति की याद कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पर R का मान आ गया 15। कितना आ गया? R बराबर आ गया आपका 15। अब देखो ये कह रहे हैं कि हमने विभवांतर को बढ़ाया 120 वोल्ट, मतलब प्रतिरोध वगैरह चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ विभवांतर को बढ़ाया। प्रतिरोध तो 15 ओम का रहेगा, और प्रतिरोध जब 15 ओम का रहेगा तो इसमें वापस ओम नियम से V बराबर क्या हो जाएगा? IR। हमें यहाँ क्या करना है? धारा कितनी लेगा? धारा ज्ञात करनी है, तो I बराबर V अपॉन में R, और I बराबर V का मान कितना? अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 120। पहले कितना था? 60, अब कितना कर दिया? 120। 120 अपॉन में R कितना है? 15। तो I बराबर हो गया 8 एम्पीयर। धारा कितनी हो जाएगी? 8 एम्पीयर की हो जाएगी। धारा कितनी होगी? 8। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की किसी L लंबाई, पदार्थ के L लंबाई A मोटाई, लंबाई कितनी दे रखी है पदार्थ की? L, मोटाई कितनी दे रखी है? A। मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और प्रतिरोध भी दे रखा है आपको R कितना है? 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब इसका पदार्थ नहीं बदला है, पदार्थ वही है, तार दूसरा ले लिया है, जिसकी लंबाई, ये तो पहले तार की है, जिसको मैं लिख देता हूं तार फर्स्ट, और अगले की जो लंबाई है, लंबाई को तो कर दिया विद्यार्थियों कितना? L अपॉन में 2। ये 1/2 नहीं है, L अपॉन में 2 है, और मोटाई को कर दिया कितना? दुगुना। लंबाई को आधा कर दिया और मोटाई को कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध क्या होगा? R ज्ञात करना है। R वो है ज्ञात करना है। ये कौन से का ज्ञात करना है? तार 2। देखो हमने एक प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रतिरोधकता के रूप में क्या पढ़ा था? R बराबर रो जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, रो L अपॉन में A। तो अगर मैं R1 की बात करूं,
R1 की, तो लंबाई क्या है L है और मोटाई कितनी है A है और रो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूं, देखिए अगली कंडीशन में दूसरे तार के लिए, ये तो R1 हो गया, दूसरे तार के लिए R2। R2 में प्रतिरोधकता तो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि पदार्थ तो वही है, इसका मतलब प्रतिरोधकता भी सेम ही रहेगी। प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और A को इन्होंने कर दिया L अपॉन में 2, A को इन्होंने कर दिया A अपॉन में, सॉरी A को गुणा कर दिया 2 से, A को कर दिया 2A। देखो L को तो कर दिया L/2 और A को कर दिया 2A, कोई समस्या नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो। देखो R2 बराबर हो जाएगा आपका रो L अपॉन में 4A, 2 जो बटा में वो यहां गुणा में हो जाएंगे। अब देखो रो L अपॉन में A, रो L अपॉन में A, ये किसके बराबर है विद्यार्थियों? R1 के बराबर। किसके बराबर है? R1, ये रहा R1, इसके बराबर ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R2 बराबर 1/4R1। तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अन्य तार का प्रतिरोध पहले वाले तार से कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। पहले वाले तार से कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो पहले वाले तार का कितना था? अन्य तार कौन सा? R2, इसका प्रतिरोध कितना? 1/4 गुणा R1 हमें दिया हुआ, ये देखो ये प्रतिरोध कितना दे रखा है? 4 ओम। तो मैं 4 से गुणा कर देता हूं, इसका मतलब R2 का प्रतिरोध कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1 ओम हो जाएगा R2 का प्रतिरोध। कोई समस्या नहीं है, क्लियर हो गया? R2 का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है छोटे से, जो देखो देखें आपको आते हैं नहीं आते हैं, आने चाहिए अगर आपने थोड़ी ढंग से पढ़ी है तो। देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता। अभी मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में, प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, बिल्कुल नहीं करती। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर नहीं करती, चालक की प्रकृति पर। अभी बताई थी मैंने, प्रतिरोधकता सिर्फ चालक की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। अगर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति पी का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? फिर तीसरा क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आपके बारे में किसके बारे में पूछा है? प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध तो क्या हो जाता है विद्यार्थियों? बढ़ता है। देखो चालकों का प्रतिरोध तो बढ़ता है जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है, ये ध्यान रखना। जब हमें चालक का पूछा, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, धारा कम हो जाएगी। अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होगा, धारा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। एक विद्युत बल्ब पर 220 V 100 वोल्ट लिखा है, तो फिलामेंट प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? R पूछा आपसे। देखो एक बल्ब आप जो खरीदते हो तो उस बल्ब पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 220 V 100 वोल्ट, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर VI, यही पढ़ा था। और I हम जानते हैं, देखो V बराबर IR से, ओम के नियम से। I क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। तो मैं इसको यहां पुट कर दूं तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, V स्क्वायर अपॉन में R। निकाला था नहीं निकाला था? अब देखिए हमें यहां पर निकालना क्या है? प्रतिरोध R निकालना है। P हमें दे रखा है, ये रहा वोल्ट, वोल्ट शक्ति का मात्रक है, और वोल्ट विभवांतर ये भी दे रखा है। तो देखो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा, इस P को इधर भेज दूं, V स्क्वायर अपॉन में P। V कितना है? 220 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो मैं गुणा कर दूं यहीं पे, 220 गुणा 220 अपॉन में P। P कितना दे रखा है? P दे रखा है 100 वोल्ट, तो यहां कर देता हूं 100। देखो 2 0 से ये 2 0 कर देंगे, 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 484 ओम। इसका मतलब कितने ओम का प्रतिरोध होगा? 484 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। और अगला है धातुएं धारा की वाहक, धातुएं धारा वाहक होते हैं। धातुओं में, इसमें थोड़ा लिखा हुआ नहीं, धातु में धारा का वाहक कौन होते हैं? धातुओं में धारा के वाहक विद्यार्थियों हमने पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश,
आयन होते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं होते हैं क्योंकि धनावेश तो गति ही नहीं करते हैं, केवल ऋणावेश गति करते हैं। तो कौन वाहक होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन वाहक होंगे। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा आपको, क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए होंगे अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो। अगली क्लास फिर लेके आएंगे हम न्यूमेरिकल्स की। आज के लिए धन्यवाद।